हेलो गाइस, वेलकम टू इन जीके गुरुजी चैनल। मैं जय वाछाणी आपका अपने ही चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि जीपीएससी की बम्पर वैकेंसीज आ चुकी है, तो हमें भी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देना होगा और शार्प करना होगा। सो ये करने के लिए जीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर हमें बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इस सीरीज में हम उसी के बारे में भी बात करने वाले हैं, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड बातें डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे। सो प्लीज बी विथ मी गाइस। प्रीवियस ईयर के इस सीरीज के पहले वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2016 के पेपर के बारे में, जो कि जीपीएससी के द्वारा लिया गया था। ए का पोस्ट के लिए एग्जाम था ये। तो वैसे तो 100 क्वेश्चन इसमें थे सिविल इंजीनियर के रिलेटेड। सो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसके लिए हम पूरे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। 50 क्वेश्चन हम पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे, बाकी के 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अ कन्वर्जेंट माउथ पीस हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज अबाउट। आपको यहाँ पे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कन्वर्जेंट माउथ पीस का, उसका इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। तो क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू? तो किसकी मैक्सिमम वैल्यू है 0.95। ओके, वैसे इसकी वैल्यू 0.95 टू 0.98 के बीच में रहती है। आपका आंसर यहाँ पे इसके रिलेटेड जो भी बड़ी वैल्यू थी यहाँ पे वो है, यहाँ पे 0.95 इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है द डिफेक्ट कॉज ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी एंड पुअर वेंटिलेशन ऑफ ट्री। यहाँ पे ट्री है, ओके, इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? जो ओवर मैच्योरिटी और पुअर वेंटिलेशन होता है ट्री का, उसकी वजह से जो डिफेक्ट आता है उसको हम कहते हैं फॉक्सीनेस। क्या कहते हैं? फॉक्सीनेस। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कार्बन कंटेंट अलाउड इन माइल्ड स्टील टू बी यूज्ड इन शीट मेटल फॉर कंस्ट्रक्शन इज। तो शीट के बारे में पूछा है, तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो इसका आंसर रहेगा 0.10%। इतना कार्बन यहाँ पे अलाउ होगा शीट मेटल के अंदर। ओके गाइस, नेक्स्ट वन, इन द फ्रेश कंक्रीट इफ सुगर इज एडेड एंड कंक्रीट इज मिक्स्ड देन ऑब्जर्व्ड इफेक्ट इज। अगर हम किसी फ्रेश कंक्रीट में शुगर को मिलाएं तो क्या इफेक्ट हमको देखने को मिल सकती है? तो जैसा कि आपको पता है, शुगर किसका काम करती है? रिटार्डर का। तो यहाँ पे इसके रिलेटेड ऑप्शन कौन सा है? डिले इज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कंक्रीट। डिले मीन रिटार्ड। तो हम इस आंसर के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है रिबाउंड हैमर टेस्ट इज यूजफुल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लैंक्स हार्डनेट कंक्रीट। तो रिबाउंड हैमर टेस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं? सबको पता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को नापने के लिए हम रिबाउंड हैमर टेस्ट को यूज करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए ब्रिकेट्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन कुछ नजदीक नजदीक होते हैं तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते चलेंगे ताकि हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल पाए। अगला क्वेश्चन है इन सीमेंट टेस्टिंग ली कैटेलियर एपर्चर्स इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट ऑफ सीमेंट। क्या फाइंड आउट करने के लिए हम ली कैटेलियर्स एपरेटर्स को यूज करते हैं? तो आंसर इज साउंडनेस फाइंड करने के लिए हम ली कैटेलियर एपरेटर्स को यूज करते हैं। और इसके रिलेटेड यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, कंसिस्टेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? तो उसके लिए हम विकार्ट एपरेटर्स को यूज करते हैं। ठीक है गाइस,
और यहाँ पे टेंसल के लिए ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट वार्निश। एक वार्निश है, एक किस टाइप के वार्निश का एग्जाम्पल है। तो ये थियरिकल डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने होंगे। तो ए स्पिरिट वार्निश का एक एग्जाम्पल है सेलेक्ट वार्निश। ओके गाइस, ये बहुत सारी एग्जामों में रिपीट हो चुका है, तो चांस है कि जो 2016 में पूछा गया है वो 2021 में भी रिपीट हो सकता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट वन इज स्लम टेस्ट इज फॉर कंक्रीट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन। स्लम टेस्ट क्या फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। इट इज वेरी इजी क्वेश्चंस। वर्केबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम स्लम टेस्ट का यूज करते हैं। तो वुड प्रिजर्वेटिव क्रियोसोट इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो वुड प्रिजर्वेटिव है क्रियोसोट, वो किस में से हमको प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है वुड और कोल में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू इंडिकेट्स। एग्रीगेट की इंपैक्ट वैल्यू क्या इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे इस वर्ड से आप कुछ समझ पाएंगे। इंपैक्ट, इंपैक्ट का रिलेशन यहाँ पे किसके साथ है, यहाँ पे टफनेस के साथ। तो ये अपना आंसर हो जाएगा टफनेस। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द outermost compression fiber in the limit state design of RCC। तो आपको बोला है कि आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में जो लिमिट स्टेट डिजाइन में जो क्या है उसकी स्ट्रेन में क्या होता है। तो एक फिगर आपको शायद दिमाग में होंगी, ऐसी एक फिगर हुआ करती है हमारे यहाँ पे आरसीसी में। यहाँ पे कौन सी वैल्यू होती है, यहाँ पे वैल्यू होती है 0.0035। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है 0.8587 FY अपॉन ES प्लस 0.002। हमें यहाँ पे आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पूछा है, तो हमारा हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.0035। थियोरिकल क्वेश्चन से ही ये सब कुछ आंसर मुमकिन बन सकते हैं। As per IS 456/2000, the cross-section area of longitudinal reinforcement shall be not less than blanks of the gross cross-section area of the column। तो आपको क्या पूछा यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट shall not be less than कितने परसेंट से कम नहीं होना चाहिए। तो कॉलम के लिए स्टील की क्या रेंज है यहाँ पे 0.8% टू 6%। मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए। यहाँ पे हमें बोला है नॉट लेस देन, तो इससे कम नहीं होना चाहिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट अप टू 10 मीटर स्पान फॉर कैंटिलीवर बीम स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। आपको रेशियो पूछा है कैंटिलीवर बीम के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस इसका आंसर हो जाएगा 7। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं यहाँ पे कैंटिलीवर के बारे में पूछा गया है, तो रेशियो हो जाएगा 7। अगर हमें यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम पूछता, सिंपली सपोर्टेड, तो आंसर क्या हो जाता, तो आंसर हो जाता 20। एंड अगर हमें कंटिन्यूस बीम पूछता तो इसका आंसर हो जाता हमारा 26। तो ये दो क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में। As per IS 875 part 3, topography factor is denoted as blanks for wind loading। विंड लोडिंग में टोपोग्राफी फैक्टर कौन सा यूज करते हैं। तो जैसा भी आप सबको पता है कि इसमें 3 तरीके के फैक्टर्स होते हैं। K1 किसके बारे में होता है, K1 होता है रिस्क फैक्टर,
K2 टेरेन और हाइट, लोकेशंस, इस सब को डिनोट करता है, और K3 अपना टोपोग्राफी को। ओके, तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, K3, ठीक है, टोपोग्राफी के लिए। एज पर IS 875 पार्ट 3 for residential building imposed floor loads in form of uniformly distributed load for the all rooms and kitchens of dwelling house। ये आपका कोडल बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर होगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो कि ये पार्ट है, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे पार्ट 2 होगा यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि पार्ट 1 में हम डेड लोड डिस्कस करते हैं, पार्ट 2 में हम लाइव लोड डिस्कस करते हैं, और पार्ट 3 में हम विंड लोड डिस्कस करते हैं। 875 के ये 3 पार्ट है, जिसके अंदर हम इस तरीके से डिस्कशन करते हैं अलग अलग लोड्स के बारे में। एज पर IS 456/2000 बेंडिंग मोमेंट My for two-way RCC slab कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग इक्वेशन। किस इक्वेशन के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे अल्फा वाई डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर। टू वे स्लैब के लिए ये इक्वेशन आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 फॉर माइल्ड एक्सपोजर M20 ग्रेड कंक्रीट मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना चाहिए। तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना चाहिए, तो यहाँ पे हमको माइल्ड एक्सपोजर का पूछा है। यहाँ पे कितने कितने टाइप के एक्सपोजर होते हैं, तो कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर एंड एक्सट्रीम। ये 5 टाइप के एक्सपोजर होते हैं। माइल्ड में हम कौन सा कंक्रीट का ग्रेड यूज करते हैं, M20, मॉडरेट में M25, सीवर में M30, यहाँ पे M35 और यहाँ पे M40। 20 से आपको स्टार्ट करना है और 5-5 का इंक्रीमेंट करते जाना है, इससे आपकी वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है मिनिमम सीमेंट कंटेंट के बारे में। तो कितना मिनिमम कंटेंट हम यूज करते हैं, तो ये फिगर भी आपको याद रखना है। माइल्ड के लिए 300, मॉडरेट के लिए भी 300। ओके, अब यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट करना है 20 का, 320, 340 और 360। अगर आपको माइल्ड और मॉडरेट के बारे में पूछे तो 300 आंसर रहेगा इसका, और सीवर के बारे में 320, बाद में 20 का इंक्रीमेंट करते जाना है, और एक्सट्रीम के लिए सबसे ज्यादा 360 kg पर मीटर क्यूब। हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, 300 kg पर मीटर क्यूब। इस पर द IS 456/2000 फॉर RCC टी बीम के बारे में पूछा है। देख लिया कीजिए कि किस बीम के बारे में और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। इफेक्ट विथ ऑफ फ्लेंज बी, इफेक्टिव विथ यहाँ पे फ्लेंज की बी दी गई है, आपको कैलकुलेट करना है इक्वेशन, किस तरीके से हम इसकी विथ कैलकुलेट कर सकते हैं बी की। ओके, तो इसका इक्वेशन है यहाँ पे क्लियरली, क्या होगा इसका इक्वेशन, L0/6 प्लस BW प्लस 6DF। अगर टी बीम के बारे में पूछे तो इक्वेशन होगा, और अगर ये पूछ ले यहाँ पे टी की जगह बोल दे आपको एल बीम के बारे में बताइए, तो इसको आपको एक ट्रिक याद रखनी होगी कि
ये जो इक्वेशन है ना उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये नहीं डिवाइड होगा, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, L0/3 प्लस ये डिवाइड नहीं होगा, और नहीं ये डिवाइड यहाँ पे इसका 1/2 करेंगे तो यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा, BW प्लस इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 3TF, तो ये आपको एल बीम का मिल जाएगा। बट हमको यहाँ पे टी का पूछा है तो L0/6 BW 6DF, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और ये एल बीम के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ LE of long RCC column as compared to actual length effectively held in position, restrained against rotation in both hand, दोनों एंड पे रिस्ट्रेंड है और हेल्ड इन पोजीशन है। इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा, जो IS कोड 800 है उसके पेज नंबर 45 पे एक टेबल दिया गया हुआ है, वहां पे से इसका क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, और बहुत से क्वेश्चन और भी फ्रेम हो सकते हैं। तो मैं आपको उस टेबल यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं आपको ये रिकमेंडेड करूंगा कि आप वहां जाए और एक कोड में 45 नंबर का पेज देखें, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कोड में से कहां कहां से आ रहे हैं। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 0.65L। ओके गाइस, तो ये जरूर चेक करें, IS कोड 800 में 45 नंबर का पेज जहां पे आपको इसके रिलेटेड टेबल दी गई है वो आपको पढ़नी है। अगला क्वेश्चन है, यूनिट वेट ऑफ कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक्स यूज एज अ बिल्डिंग मटेरियल एज पर IS 875 पार्ट 1। मालूम है आपको डेड लोड का कोड है ये, क्या होगा इसका आंसर, कितना होगा इसका वेट, यूनिट वेट क्या होगा इसका, तो इसका यूनिट वेट होगा 160021 kg पर मीटर क्यूब। ऐसी चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि बार बार रिपीट होती रहती है अलग अलग एग्जाम में। डिजाइन विंड प्रेशर फॉर बिल्डिंग कैन बी ऑब्टेन आफ्टर नोइंग विंड वेलोसिटी यूजिंग, कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे विंड वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो आपको पता है कि Vz को फाइंड करने के लिए हम कौन सा यूज करते थे, तो कि VB K1 K2 एंड K3। जैसा कि K3 का जो भी क्या फैक्टर है उसको हमने डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चंस में, अभी K1 K2 को भी हमने जाना। यह है मीटर पर सेकंड में आती है, लोकेशन पे जो भी स्पीड होती है, लोकेशन यानी कि एग्जांपल में ले लूं तो यहाँ पे अहमदाबाद दिया जा सकता है और कोई भी सिटी दिया जा सकती है। आपको 875 पार्ट 3 में से इसको फाइंड करना है, बट इसकी मदद से हम PZ को कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि जो ये विंड की वेलोसिटी है उससे क्या प्रेशर क्रिएट होता है वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है 0.6 VZ स्क्वायर, आंसर हमारा हो जाएगा बी, ये आंसर हो जाएगा हमारा। मिनिमम लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड बी, मिनिमम लेंथ फिलेट वेल्ड की क्या हो सकती है, तो 4S, ये इसकी मिनिमम लेंथ हो सकती है। कौन सा ऑप्शन सही है, 4 टाइम्स द साइज ऑफ द वेल्ड, इसका मतलब है साइज ऑफ वेल्ड। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, as per IS 800 2007 the distance between center of fastener shall not be less than, इन बोल्टेड कनेक्शन आपको पिच लेंथ पूछा गया है, दो फास्टनर के बीच की जो दूरी है उसको हम पिच कहते हैं, ये सब आप लोग जानते ही है। क्या लेते हैं हम उसको 2.5D, यही लेते हैं ना, क्या आंसर हो जाएगा 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डायमीटर ऑफ फास्टनर, ऐसे वर्ड्स में आपको दिया रहेगा तो आपको
देखना पड़ेगा, बट वैसे भी आप क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे कि अगर आगे जो भी फिगर दिया हुआ है उससे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत शायद ना पड़े। फॉर पिन कनेक्शन ऑफ जॉइंट अलोएबल शियर स्ट्रेस एंड बेरिंग स्ट्रेस आर रिस्पेक्टिवली क्या हो सकता है। तो मैंने जब अपने इस चैनल पे स्टील का रिवीजन और सब कुछ करवाया था, तब मैंने इसकी ट्रिक बताई थी। व्हीकल्स में एक ब्रेकिंग सिस्टम यूज होता है, क्या बोलते हैं उसको, ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं ना उसको, बट हम यहाँ पे उसको ऐसे ही याद रख लेंगे। तो यहाँ पे किस तरीके से हम इसको याद रखेंगे, तो यहाँ पे होता है 80 80 250 100 एंड 300। ओके, यहाँ पे एक मशीन का है और एक हैंड का है। जो भी मशीन से आप करेंगे काम तो एक्यूरेसी वाला होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी और बाकी थोड़ी कम आएगी। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, अलोएबल शियर स्ट्रेस एंड बेरिंग स्ट्रेस पूछा है, शियर स्ट्रेस एंड बेरिंग स्ट्रेस पूछा है। तो 100 एंड 130 कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्रिटिकल एक्टिविटी हैज, जो क्रिटिकल एक्टिविटी है, क्या ऑप्शन सही है इसमें से, तो आप सब लोग जानते हैं कि क्रिटिकल एक्टिविटी में टाइम बहुत ज्यादा होता है। जो भी लॉन्गर टाइम फ्रेम है उसको ही हम क्रिटिकल एक्टिविटी कहते हैं। तो क्रिटिकल एक्टिविटी में अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम है तो उसमें एक चीज हो जाएगी कि उसका फ्लोट जो है वो 0 हो जाएगा। यानी कि अगर आप कोई भी चीज उससे ज्यादा समय में करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो फाइनल टाइम है उसमें चेंज देखने को मिलेगा। तो कोई भी फ्लोट इसमें नहीं होगा, यानी कि 0 फ्लोट होगा क्रिटिकल एक्टिविटी में। तो ये आपको याद रखना है। इन क्रिटिकल पाथ मेथड यानी कि CPM में कोस्ट स्लोप इज डिटरमाइंड बाय, कोस्ट स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसका भी फॉर्मूला है। यहाँ पे लिखना है CC माइनस NC एंड NC माइनस CT। ओके, क्रैश कोस्ट माइनस नॉर्मल कोस्ट माइनस क्रैश टाइम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है, आंसर नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला देखें, इन ब्रिक knocked type of partition wall, the framework consists of vertical post are called, क्या कहते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं स्टड। जो वर्टिकल पोस्ट होता है उसको यहाँ पे स्टड बोला जाता है ब्रिक नॉक टाइप पार्टीशन वॉल में। क्रिटिकल पार्ट मेथड इज, क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है, सभी लोग जानते हैं कि एक एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड है। अगला क्वेश्चन, द ब्लैंक इज अ हॉरिजॉन्टल माउंटेड प्रोजेक्शन provided near the top of the building or junction of wall and ceiling। ये कोई सीलिंग है और ये कोई आपका वॉल है जो यहाँ पे प्रोवाइड होता है ना कॉर्नर पे, इसको हम क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं हम कॉर्नाइस। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीमेंट कंजप्शन पर 10 cm of concrete for proportion of 1 gem 1.5 gem 3। तो पहले ये बताइए कि प्रपोजन किस मिक्स डिजाइन का है, तो ये प्रपोजन है M20 मिक्स डिजाइन का। अब क्वांटिटी फाइंड करने के लिए बोली है सीमेंट की, तो इसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे एक होता है वो सीमेंट का पार्ट होता है 1.5 सैंड का, एंड 3 होता है वो एग्रीगेट का पार्ट होता है। इतना तो सबको पता ही है। तो हमें सीमेंट का फाइंड करना है, तो एक पार्ट है सीमेंट का किसके रिस्पेक्ट में, पूरे के रिस्पेक्ट में, यानी कि इतने के, क्या होगा 1 3 4 5 5.5 1/5.5 ये होगा।
अब जैसा कि आपको पता है कि हम जो भी सीमेंट का वॉल्यूम है, अगर हमें एक वॉल्यूम दिया गया होता है तो हम उसको क्या करते हैं 1.54 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि जो भी श्रिंक हो जाएगा वॉल्यूम आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट, उसको हम पहले से ही करेक्शन कर लेते हैं इस फैक्टर के साथ में। हमें यहाँ पे एक नहीं, हमें यहाँ पे 10 दिया गया है तो हम यहाँ पे 10 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 15.4। सो 1/5.5। ओके, इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15.4 का, तो क्या आंसर आएगा हमारे यहाँ पे, जरा कैलकुलेट कीजिएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 2.8 मीटर क्यूब। सो आंसर आपका यहाँ पे आ चुका है 2.8 क्यूबिक। इजी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है। सीमेंट का पार्ट हो तो एक लिखो, सैंड का बोला है तो यहाँ पे 1.5 लिख दो, अगर एग्रीगेट का बोला यहाँ पे तो 3 लिख दो। जिसकी भी क्वांटिटी आपको गिननी है वो आ जाएगी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक इज द triangle walling enclosed by the intrados of the arch, a horizontal line from crown of arch and a perpendicular line from springing of the outer curves। तो क्या होगा इसका आंसर, वेरी इजी, इसका आंसर होगा यहाँ पे स्पैंड्रेल। नेक्स्ट वन इज ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू, ट्रैफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको बताना है, फाइंड आउट करने का। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे होगा ट्रैफिक डेंसिटी इनटू ट्रैफिक स्पीड। सीधे क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। अगर कुछ भी ना आता हो तो ये तो आना ही चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक है। इजी से क्वेश्चन आपको करना है। द सुपर एलिवेशन इज, आपको पूछा है सुपर एलिवेशन जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला, ई प्लस एफ वी स्क्वायर बाई 2g। इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ व्हीकल। तो स्पीड ऑफ व्हीकल यहाँ पे v, तो यहाँ पे दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, बाकी इनवर्सली तो है ही नहीं यहाँ पे। डायरेक्टली फ्रॉम विथ, विथ तो इसमें है ही नहीं, और तो हमारा आंसर डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ये आंसर। नेक्स्ट वन इज मिनिमम विथ ऑफ कैरिज वे फॉर 2 लेन रोड विथ रेज्ड केब। यहाँ पे इस बात पे आपको फोकस करना है कि रेज केब के लिए आपको बोला है कि मिनिमम विथ क्या हो सकती है। तो जैसे कि आपको पता है अगर सिंगल रोड हुआ यहाँ पे तो हम प्रोवाइड करते हैं 3.75। 2 लेन हुआ विदाउट रेस्ड केब, विदाउट रेस केब, तो हम प्रोवाइड करते हैं 7 मीटर। और 2 लेन ही हुआ विथ रेस्ड कर्ब, तो हम प्रोवाइड करते हैं 7.5 मीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, 7.5 मीटर। नेक्स्ट वन इज डिजाइन स्पीड ऑफ नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे रोड फॉर प्लेन टेरेन। प्लेन टेरेन के लिए नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे की डिजाइन स्पीड क्या रहेगी, फॉर एंड ब्लैंक्स फॉर रूरल हाईवे क्या रहने वाली है यहाँ पे, यहाँ पे इसका आंसर होगा 80 to 100 kmph। स्टैटिक डेटा है जो आपको याद रखना है। इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ पैसेंजर कार यूनिट फॉर ओपन सेक्शन ऑफ रूरल रोड फॉर पैसेंजर कार। पैसेंजर कार के लिए आपको पीसीयू का नंबर पूछा है, क्या रहेगा यहाँ पे कार के लिए, कार के लिए यहाँ पे इसका आंसर रहेगा 1। The give way is blank traffic sign provided on the road। give way एक कौन किस किस किस्म का ट्रैफिक साइन है, तो यहाँ पे कॉजनरी तो है ही नहीं, वार्निंग इसको बोल नहीं सकते, तो क्या रहेगा यहाँ पे मैंडेटरी साइन। ओके, द कैम्बर वैल्यू फॉर वाटर बाउंड
मैकेडम रोड इज। तो WPM के लिए कैम्बर वैल्यू क्या रहेगी? सीधा क्वेश्चन है। 2.5 to 3% कैम्बर वैल्यू रहेगी WBM के लिए। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन अलाउड कंसीडरिंग average speed as the 3/4 of the design speed for the plane and rolling terrain। प्लेन एंड रोलिंग terrain के लिए बोला है। तो ये एक सीधा क्वेश्चन है, इस पे आप ध्यान न दें, फिर भी प्लेन एंड रोलिंग terrain के लिए ई की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है यहाँ पे? तो कि 7% होती है। और भी कुछ आता है यहाँ पे, तो कि हिली एरिया में ई की वैल्यू मैक्सिमम क्या रहती है? तो कि ये रहती है 10%। एंड अगर अर्बन रोड की बात करें, अर्बन रोड्स, वहां पे ई की वैल्यू क्या रहती है? तो यहाँ पे रहेगी 4%। ओके, तो ये कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है। इसका आंसर आपका 6-7% बन जाएगा। अगर हिली बात करें तो आपका 10% आंसर होगा, और अर्बन रोड के बारे में पूछे तो 4% आपका यहाँ पे आंसर रहने वाला है। The shape of stop sign according to IRC 67/2001 is। स्टॉप का साइन क्या होने वाला है? तो सभी को पता है स्टॉप का साइन ऑक्टागोनल होता है। फॉर हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन पर्पज द स्पीड यूज, कौन सी स्पीड हम यूज करते हैं? तो क्या 98th परसेंटाइल वाली जो स्पीड है वो हम डिजाइन के लिए यूज करते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर फॉर आरसी ब्रिजेस फॉर क्लास ए और क्लास बी लोडिंग वेयर L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्पान इन मीटर्स। यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला आपको पूछा है। इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला तो ये सीधा आपको याद होना चाहिए कि क्लास ए और क्लास बी के लिए इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? तो 4.5/6 प्लस L, ये हो जाएगा इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला। सीधा ही याद रखना है, इसमें कुछ भी और लॉजिक नहीं है। फॉर सिस्मिक कंसिडरेशन ऑफ ब्रिज डिजाइन ब्लैंक्स कोड इज टू बी यूज्ड फॉर नोइंग सिस्मिक जोन और ब्रिज साइड इन इंडिया। कोड पूछा है आपको कि सिस्मिक कंसिडरेशन के लिए आप कौन सा कोडल प्रोविजन यूज करेंगे? कौन सा करेंगे? तो जैसा कि आपको पता है कि 456 तो कोड है कंक्रीट के रिलेटेड, आरसीसी के रिलेटेड कोड है ये आपका लाइव लोड के रिलेटेड कोड, और ये है आपका यहाँ पे सिस्मिक कंसिडरेशन के रिलेटेड कोड। यहाँ हो जाएगा आपका आंसर 1893 पार्ट 1 2002, जो कि सिस्मिक कंसिडरेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक कैन बी रोल्ड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड अक्रॉस द ओपनिंग। ओपनिंग से पीछे और आगे की तरफ कौन सा ब्रिज खुलता है? सो ऑब्वियस द रीजन द आंसर इज ट्रावर्सर। यहाँ पे आ रहेगा ट्रावर्सर ब्रिज, जो कि आगे और पीछे होके खुलता है। लिफ्ट ब्रिज ऊपर होके खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज long natural stream in alluvial beds having undefined banks, the linear waterways should be determined from the design discharge using which of the formula? कौन सा फॉर्मूला प्रपोज किया है लेसी ने रिजिम कंडीशन के हिसाब से? सबको पता है कि L इज इक्वल टू C अंडर रूट Q। ए वाला फॉर्मूला लेसी ने प्रपोज किया है फॉर द रिजिम कंडीशन। ओके, क्या होगा आंसर यहाँ पे? A is the answer. Next one is the flood discharge is determined by Dickon formula। Dickon formula आपको पूछा है कि Dickon formula इसमें से कौन सा है? तो Q is equal to CM raised to 3/4। 3/4 जहां पे आए वो अपना Dickon formula है।
So answer is A. Next one is a circular area is cut into 4 equal part. The quarter circle separated, ऐसा सर्कल सेपरेटेड हो जाएगा यहाँ पे. नाउ सेंट्रोइड डिस्टेंस पूछा है आपको क्वार्टर सर्कल एरिया फ्रॉम द बेस एंड वर्टिकल माइन. डायरेक्ट क्वेश्चन है. इक्वेशंस आप सबको याद रखने हैं, ये मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा इस सब के जो भी डिस्टेंस है और सब कुछ, क्योंकि एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं. तो इसका आंसर अभी मैं बता देता हूँ. ये आंसर होता है 4r/3π. अलग अलग शेप के लिए अलग अलग डिस्टेंस और सब कुछ है जो आपको याद रखने चाहिए. एज पर पप्पू's theorem, if the straight line having L parallel to axis of rotation at distance r from the rotation axis, then curved surface area generated. कितना कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे जनरेट होगा, कितना होगा यहाँ पे? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे पाई आर एल बट ट्वाइस टाइम. तो ए इसका आंसर होने वाला है, डी. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स. स्क्वायर की साइड यानी कि बी एक्स दिया गया है एंड इस डायगोनल क्या होगा? साफ है. यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? बी डी क्यूब बाई 12. स्क्वायर के लिए b इज इक्वल टू डी, तो दोनों की वैल्यू x हो जाएगी, तो x इंटू एक्स एस टू 4/12. आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी 3 एक्स एस टू 4/12. तो a इसका आंसर हो जाएगा. कौन सा है? सी. सी इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो आगे के जो अभी हमने जो यहाँ पे 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अभी 50 क्वेश्चन बाकी है जो हम आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे. यानी कि ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, वरना आपको भी मजा नहीं आएगा सीखने का, क्योंकि 30 से 35 मिनट आप ध्यान दे सकते हैं, उसके बाद जो भी यहाँ पे चलेगा वो आपके दिमाग में शायद न घुस पाए. तो हम अगले 50 क्वेश्चन अगले अपकमिंग पार्ट में डिस्कस कर लेंगे. तो हमारे साथ जीपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग. नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.